बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मिड टर्म के बाद का पहला लेक्चर है, जिसमें आज हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया है कि एक प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट करने या स्टार्ट करने से पहले एक भरपूर कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करना पड़ती है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान डेवलप होता है और उस प्लान के मुताबिक फिर जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट या रन होता है। लेकिन एक अच्छा प्लान जो है वो तभी कामयाब होगा कि अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो साथ साथ उसको मॉनिटर करे, ट्रैक भी करे कि जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त किस स्टेज पे है और उसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है, क्या उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल कहलाती हैं। और अगर कोई इशू को फाइंड हो गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने आई है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मेजर्स लेना या इक़दाम करना, ये भी ट्रैकिंग और कंट्रोल का हिस्सा है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट प्लान विद द एक्चुअल एडवांस ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे इस स्टेटमेंट से जाहिर है कि जो आपने प्लान की हैं चीज़ें अपने प्लान के अंदर और जिस तरह एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है उनको ट्रैक करना या उनका कोई डिफरेंस निकालना, ये प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है। अगर दोनों प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब प्लान जो है वह सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स। जो इदारे, जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जाम्पल जिनका टाइम या कॉस्ट ओवररन होती है अपने माजी में, कोई इदारे ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ कि हमारा प्रोजेक्ट 3 माह का होगा और वो 3 माह में नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, या उन्होंने डिसाइड किया था कि एक प्रोजेक्ट है वो 1 लाख रुपए उस पर कॉस्ट आएगी, लेकिन वो 1 लाख की बजाय प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर गई है। अगर इस तरह के इश्यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से आते हैं तो फिर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल का जो काम है वो इंतहाई ज़रूरी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। खासतौर पे आईटी प्रोजेक्ट्स जो हैं या आईटी इंडस्ट्री में ये काम बहुत होता है। आमतौर पे आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर के लिए क्लाइंट आता है तो शुरू में कॉस्ट एस्टिमेशन और टाइम एस्टिमेशन उसको देनी पड़ती है। ऑल्दो कि वह प्रपोज्ड होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो माइनर फर्क है वो तो इग्नोरेबल होता है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो ट्रैकिंग और कंट्रोल का जो सिस्टम है ये इसलिए भी बड़ा इफेक्टिव है कि जैसे ही आप इसको प्लान को और एक्चुअल एग्जीक्यूशन को जो प्रोजेक्ट किया उसको कंपेयर करेंगे और डिफरेंस नजर आएगा तो इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा जो आपका जो प्लान है या आपकी जो प्रोग्रेस है वो प्लान से हट गई है, उसमें डिफरेंस आ गया है। तो आप उसी वक्त उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन या जो प्रॉपर डिसीजन है वो लेंगे, बजाय इसके कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद देखें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया या कैसा काम हुआ है, तो फिर फायदा कोई नहीं। अगर 3 माह का प्रोजेक्ट था, 3 माह के बाद आप एंड पे जाके देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर देखे कि हाँ जी अपनी टीम से कि जी आउटपुट लेके आए जो हमने अचीव करना था वो हो गया कि नहीं हो गया, तब अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर तो वक्त गुजर चुका होगा। फिर पूछने का या उनको डांटने का या मॉनिटर करने का या क्वालिटी इंश्योर करने का काम जो है उसका कोई फायदा नहीं, वो होगा नहीं फिर, क्योंकि जब एक आपके जो फॉर एग्जाम्पल कमिटमेंट थी क्लाइंट के साथ 3 माह की वो पूरी हो गई है तो बाद में फिर उसको मॉनिटर करने का कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि आप फ्रीक्वेंटली वक्तन फवक्तन उन 3 माह के अंदर डिसाइड कर लें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कि मैंने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, उसको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है, ताकि अगर कोई इशू है तो वो सामने आ जाए। Every project manager knows that selecting the right methodology is crucial to getting the job right. While there are project management methodologies aplenty, we have narrowed it down to 7 popular ones and what they are best suited for. बहुत सारी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स जो हैं वो अडॉप्ट होती हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम टेक्निक्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो वेरी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास सारी उम्र या थ्रू आउट द कैरियर एक ही तरह के प्रोजेक्ट आए। अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट आ जाएं तो फिर उस सिचुएशन के हिसाब से उसको डिफरेंट टेक्निक्स का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी टेक्निक किस प्रोजेक्ट को मॉनिटर या ट्रैक करने के लिए बेहतर है। आज के लेक्चर में हम कोई 7 के करीब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज हैं उनका जिक्र करेंगे या उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेथोडोलॉजी या टेक्निक अजाइल मेथड या अजाइल टेक्निक। अजाइल टेक्निक जो है
वो जो ट्रेडिशनल हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जिसको हम SDLC कहते हैं, या SDLC के जो मॉडल्स हैं, वाटरफॉल और इस तरह के जो मॉडल्स हैं, उनकी निस्बत ये एक थोड़ा सा इंटायरली एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। जो बाकी मिसाल के तौर पे वाटरफॉल मॉडल है, उसमें आपको पता होगा कि क्लाइंट शुरू में तमाम रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हाउस को या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दे देता है, रिक्वायरमेंट टीम को दे देता है, वो तमाम तय हो जाती हैं और एक SRS डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये तमाम फेजेज चलती चलती डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और ये चलते हुए एंड तक पहुंचती है और जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन अजाइल जो मेथड है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, काम इसमें भी वही होते हैं, लेकिन अगर आप ये फील करते हैं कि जो क्लाइंट है वो थोड़ा क्लियर नहीं है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में, या उसका कोई बजट का इशू है, या ऐसे कोई इश्यूज हैं जिसकी बिना पे वो सारा काम या सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू में आपको नहीं दे सकता, तो फिर आप अजाइल टेक्निक की तरफ जाते हैं। अजाइल जो है ये कंटिन्यूस कोलैबोरेशन का नाम है, जो कि डेवलपमेंट टीम और जो क्लाइंट है उसके दरमियान में होती है। कि क्लाइंट जो है वो आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में या इंक्रीमेंट्स की सूरत में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देता जाता है और आप उसको इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय करते जाते हैं, और ये काम थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा जैसे बाकी मॉडल्स में होता है उस तरह नहीं है कि आपको एक ही दफा सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाएं। इट यूजेस 6 मेन डिलीवरेबल्स टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड क्रिएट द प्रोडक्ट विच आर एट द प्रोडक्ट विजन स्टेटमेंट। सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है, जो फॉर एग्जांपल मेन डिलीवरेबल्स हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस होनी होती हैं या जो देनी होती क्लाइंट को, वो 6 के करीब हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट विजन स्टेटमेंट, कि जो आपने प्रोडक्ट बनानी है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, जो एप्लीकेशन बन रही है, वो उसका फॉर एग्जांपल उसका विजन क्या है, मिसाल के तौर पे वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या क्या पर्पस क्या है उसका ब्रॉडली। कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन बन रही है, या मिसाल के तौर पे कोई ट्रैकिंग सिस्टम बन रहा है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बन रहा है, कोई मिसाल के तौर पे कोई वेदर फोरकास्ट का सिस्टम बन रहा है, क्या एप्लीकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है क्या। प्रोडक्ट रोड मैप, प्रोडक्ट का उसको डेवलप करने का कंप्लीट प्रोसेस, रोड मैप या प्लान बेसिकली वो क्या है। प्रोडक्ट बैकलॉग, जो पूरी ओवरऑल प्रोडक्ट है उसका बैकलॉग जो है वो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है या क्या है। बैकलॉग का मतलब कि जो लेट हो गई हैं चीजें, जो प्लान्स, जो डिलीवरेबल्स जो हैं वो लेट हो गई हैं, वो क्या क्या हैं। अगर वो कुछ है तो उनकी डिटेल इस सेक्शन में तैयार की जाती है। रिलीज प्लान, कि आपने प्रोडक्ट को रिलीज कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, उसका क्या मेथड होगा, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्लाइंट को आप कैसे हैंड ओवर करेंगे, वर्जन्स की सूरत में करेंगे, एट वंस करेंगे, क्या उसका मेथड है, वो डिपेंड करता है आपकी और क्लाइंट की क्या नेगोशिएशन हुई है। बैकलॉग, अब ये बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग और ये बैकलॉग, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस किया कि ये ओवरऑल बैकलॉग ऑर्गेनाइजेशन का है, वो प्रोडक्ट का है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है। कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बैकलॉग है वो क्या क्या है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली टीम है सिर्फ उसी के मसाइल हों, इसमें ओवरऑल जो बाकी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे फाइनेंस के हैं, HR के हैं, अगर उनके भी कोई बैकलॉग्स हैं या उनकी कोई पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं या इश्यूज हैं तो उनका जिक्र इस सेक्शन में आएगा। इंक्रीमेंट, इसके अलावा उसके जो इंक्रीमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने सॉफ्टवेयर जो रिलीज कर दिया या डिप्लॉय कर दिया, उसके जो इंक्रीमेंट्स हैं या उसके बाद नेक्स्ट उसका वर्जन आना है वो क्या है, या उसकी क्या सूरत होगी, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कब देना है आपने, वो किस फॉर्मेट में देना है, क्या उसके लिए आप अलग से कुछ चार्ज करेंगे, या ऐसी कोई भी आपके जहन में अगर कोई बात है तो आप इस इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में मेंशन करेंगे। इन फीचर्स के साथ अगर आप काम करेंगे तो फिर ये जो टेक्निक है, ये मेथोडोलॉजी, ये अजाइल टेक्निक या मेथोडोलॉजी कहलाती है, जिसमें आप क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली कोलैबोरेट करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे बाकी मॉडल में होता है उस तरह नहीं है, ये काम करेगा। दूसरी टेक्निक स्क्रम। Scrum is an agile project management methodology or framework used primarily for software development projects with the goal of delivering new software. ये स्क्रम जो है एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है, जो कि जिसकी अपनी एक टेक्निक है या उसका काम करने का अपना तरीकाकार है। स्क्रम एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टाइम बॉक्सेस या टाइम स्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये डिवाइड किया जाता है। वो जो टाइम बॉक्सेस या टाइम स्लॉट्स हैं, स्मॉल्स,
जिनके अंदर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं, उस स्लॉट को स्प्रिंट कहते हैं। अब सबसे पहले जो स्प्रिंट्स हैं वो आपने डिसाइड करने हैं कि स्प्रिंट जो हैं वो मिसाल के तौर पे कितने होंगे या कितनी टाइम बॉक्सेस होंगे ओवरऑल। मिसाल के तौर पे 3 माह के अंदर प्रोजेक्ट बनना है तो उसके आप मंथली स्प्रिंट्स बना लें, वीकली बना लें, या जैसे आप मुनासिब समझें उस तरीके से उसको डिवाइड कर दें। स्प्रिंट प्लानिंग, अब उन स्प्रिंट्स की प्लानिंग उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि मिसाल के तौर पे कौन सा जो टाइम स्लॉट है उसको पहले एग्जीक्यूट होना है और कौन सी दूसरी या उसके बाद में होनी है, क्योंकि हर स्प्रिंट जो है वो अपना कोई ना कोई प्लान रखती है या उसके अंदर कोई ना कोई टास्क है जिसका जो कि उस स्प्रिंट के अंदर एग्जीक्यूट होना है, और डेफिनेटली जो टास्क की प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से स्प्रिंट की डिवीजन या प्लानिंग होगी। कि मिसाल के तौर पे एक आपने स्प्रिंट डिसाइड किया मिसाल के तौर पे 1 वीक का, जिसमें आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, तो डेफिनेटली ये वाला स्प्रिंट जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और वो स्प्रिंट जो मिसाल के तौर पे 3 दिन का है जिसमें आपने डिप्लॉय करके आना है सॉफ्टवेयर को, वो स्प्रिंट एंड पे एग्जीक्यूट होगा। डेली स्क्रम, डेली प्लान आपका, जिसमें आप कोई 15 मिनट की या इसके राउंड बोर्ड एक छोटी सा सेशन रखते हैं जो कि मीटिंग सेशन कहलाता है, जिसमें आप जो प्रीवियसली काम हो चुका है उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं और जो आगे काम होना है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। स्प्रिंट रिव्यू, एन इनफॉर्मल मीटिंग हेल्ड एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट। हर स्प्रिंट या टाइम स्लॉट या टाइम बॉक्स जब खत्म होगा तो उसके एंड पे एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी। इनफॉर्मल का मतलब कि जिसको बाकायदा आप अनाउंस करके नहीं करते, कोई लेटर इशू नहीं करते कि आज मीटिंग है 2 बजे सारे इकट्ठे हो जाएं फलां जगह पे फलां मीटिंग रूम में, ऐसा नहीं है। ये इनफॉर्मल है, जस्ट आप फॉर एग्जांपल किसी को भेज के अपनी जो टीम है उसको बुलवा लें, उनसे कहेंगे जरा हम डिस्कस कर लें, तो जस्ट शॉर्ट सी मीटिंग होगी जिसमें आप हर जो स्प्रिंट है उसके एंड पे थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लास्ट पॉइंट इसका है जी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये इसका मतलब रिव्यू है, बेसिकली चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से देखना। अ मीटिंग वेयर द स्क्रम टीम रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रीवियस स्प्रिंट एंड एस्टैब्लिश इंप्रूवमेंट्स फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। इसका मतलब कि जो ऑलरेडी आपने स्प्रिंट एग्जीक्यूट कर ली है, जो टाइम स्लॉट जिसके अंदर कोई टास्क था उसको एग्जीक्यूट कर लिया है, वो उसको उसकी आउटपुट देखना, और अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई इशू था तो उसकी बना पे नेक्स्ट जो स्प्रिंट है उसकी प्लानिंग करना, ताकि इस तरह का इशू जो है वो नेक्स्ट स्प्रिंट में या नेक्स्ट स्लॉट या नेक्स्ट टास्क में ना आए। तीसरी स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल की या मेथड, वो है कैनबैन। कैनबैन जो है वो टोयोटा कंपनी ने 1940 के अंदर डेवलप किया था और वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। कैनबैन इज अ वर्क फ्लो मैनेजमेंट मेथड डिजाइन टू हेल्प यू विजुअलाइज योर वर्क सो दैट, अब यहाँ पे वर्ड जो है विजुअलाइज जो है इंपॉर्टेंट है, दैट बॉटलनेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली ऑन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें जो आपका प्रोसेस है ओवरऑल डेवलपमेंट का, ये टोयोटा कंपनी क्या करती है या टोयोटा जो उनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो तमाम चीज़ों को पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करती है ग्राफिकल फॉर्मेट में, ग्राफ्स की सूरत में, ताकि ओवरऑल जो उसका कंप्लीट फ्लो है अपने जो प्रोजेक्ट को के रन होने का, उसके अंदर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सामने आ जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि उसको इसी विजुअलाइजेशन जो मरहला है या डिज़ाइन फेज है इसी पे उसको हल कर लिया जाए। इट इज़ अ मेथड फॉर मैनेजिंग द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद एन एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअल डिलीवरी वाइल नॉट ओवरबर्डनिंग द डेवलपमेंट टीम। ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते हैं और ये ख्याल करते हैं कि जो आपकी डेवलपमेंट टीम है वो ओवरबर्डन ना हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दफ़ा टास्क एक बंदे को 10 टास्क असाइन करते हैं, हो सकता है वो उसने एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने हो, लेकिन वो वक्ती तौर पे तो फील करेगा कि यार मुझे इतना सारा काम मिल गया, तो इससे साइकोलॉजिकली या नेचुरली वो बंदा जो है वो थोड़ा सा जो है डीमोटिवेट हो जाएगा, उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा उस पर। इट ऑपरेट्स ऑन 6 जनरल प्रैक्टिसेस विच आर, ये जो कैनबैन की मेथोडोलॉजी है ये 6 प्रैक्टिसेस पे बेस करती है, ये 6 काम इसके अंदर होते हैं। पहला काम विजुअलाइजेशन, ग्राफ की सूरत में किसी भी काम को, टास्क को, प्रोग्राम को या उसके प्लान को विजुअलाइज करना, देखना ग्राफिकल फॉर्मेट में। लिमिटिंग वर्क इन प्रोग्रेस,
जो वर्क है उसको प्रोग्रेस के हिसाब से देखना, उसको प्रोग्रेस के हिसाब से मॉनिटर करना या डिज़ाइन करना। कि ऐसे नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे आंखें बंद करके साइन करते हैं टास्क 5 बंदों को, एक बंदा जो है वो उसका टास्क को 1 दिन में कर रहा है, दूसरा 1 हफ्ते में कर रहा है, तीसरा 1.5 हफ्ते में कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप टास्क असाइन करेंगे आप उसकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, उसको ज़हन में रखेंगे। फ्लो मैनेजमेंट है टास्क की या डाटे की या प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की, कि वो किस तरह फ्लो करेगा, प्रोजेक्ट कैसे आगे चलेगा, ये आपको शुरू में मॉनिटर करना पड़ेगा या डिज़ाइन करना पड़ेगा। मार्केटिंग पॉलिसीज एक्सप्लिसिट, मेकिंग पॉलिसीज एक्सप्लिसिट, जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपने प्लान बनाया है वो वाज़ेह होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए या समझने में आसान होना चाहिए, एम्बिगस ना हो या जो कंफ्यूजिंग ना हो, ताकि कोई भी एम्प्लॉई या टीम का मेंबर है उसको पता हो कि मेरा रोल क्या है, मैंने करना क्या है। यूजिंग फीडबैक लूप्स, जस्ट काम असाइन करने का, देने का ही मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, उसकी फीडबैक लेने का भी पूरा मैकेनिज्म पहले से बनना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को अगर टास्क दे दिया है तो उसको टास्क की रिपोर्ट वापस कैसे लेनी है, वो कैसे आपको बताएगा कि जनाब मेरा काम हो गया है, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। वो आपको मीटिंग में आके बताए, प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करे, फोन पे बता दे, या कौन सा मेथड या मोड आप अडॉप्ट करना चाहेंगे, ये आपने पहले से डिसाइड करना है। कोलैबोरेटिव एवोल्यूशन, ये अपने ज़हन में रखना है कैनबैन के अंदर। जो लास्ट पॉइंट है कि आपने टीम की सूरत में काम करना या करवाना है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर कोलैबोरेशन हो अगर टीम के अंदर, तो जो एक यूनिटी का एनवायरनमेंट होता है उसमें जो आउटपुट है प्रोडक्ट की या टीम की जो आउटपुट है वो बेहतर होती है, बजाय इसके कि अगर कन्फ्लिक्ट्स हों टीम्स के अंदर, हर बंदा जो है वो अपनी डोमेन में बैठा हुआ काम कर रहा है, तो इससे जो क्रिएटिविटी का आंसर है वो नहीं आता। अगर तमाम लोग मशावरत से मिलजुल के काम करेंगे, अगर कोई इशू है तो दूसरे से डिस्कस करेगा, दूसरा बंदा उसको बेहतर मशवरा देगा, तो इससे ना सिर्फ प्रोडक्ट की आउटपुट बेहतर होगी बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है वो भी बेहतर हो जाएगी। फोर्थ मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल की लीन जो है ये स्टेटमेंट ये कहती है कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर वेस्टेजेस हैं या वेस्ट हैं छोटी छोटी या किसी भी किस्म की, उसको आप एलिमिनेट करें। कोई भी चीज़ एलिमिनेट हो रही है, ये जो वर्ड है लीन का, ये जापानीज इसकी बैकग्राउंड है, वो ये टेक्निक से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप अदारे के अंदर अगर कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, कोई रिसोर्स है, कोई टाइम है, कोई भी चीज़ है, तो आप उस पर काबू पाएं फौरन। अगर आप वेस्टेजेस को मैनेज कर लेंगे तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फील करें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो खामखा जो है गप्पे मारते रहते हैं, या अगर पानी पीने जाएं तो वहाँ पे घंटा लगा के आ जाते हैं। अगर इस तरह टाइम वेस्ट हो रहा है जो कि बज़ाहिर उसको मॉनिटर नहीं करता कोई, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को काबू में रखेंगे तो जो इदारे की आउटपुट है या ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉय की वो बेहतर हो जाएगी। इट आइडेंटिफाइज 3 टाइप ऑफ वेस्टेज एज द 3 M's। 3 M's के नाम से उन्होंने 3 वेस्ट की कैटेगरीज बनाई हैं। पहला 3 M में से पहला M है मुडा। मुडा इज अबाउट गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट। It can either be something that is a physical waste of your time or something that is waste of your resources। मुडा का मतलब कि आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ अगर वेस्ट हो रही है तो आप उसको काबू करें या उस पर काबू पाएं या उसको मॉनिटर करें, कंट्रोल और ट्रैक करें। और ये जो वेस्ट होने का जो अमल है ये कुछ 7 एरियाज के अंदर होता है आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक तो आपको पता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। आमतौर पे जो ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं उनको पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम उनके लिए अवेलेबल होता है, गाड़ियां मौजूद होती हैं। या जो टीम फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें साइट पे जाना है, कहीं मूव करना है, तो उनको अदारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा वेस्टेज एम्प्लॉइज़ करते हैं या गड़बड़ करते हैं। इन्वेंट्री है, मोशन है, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स, ये कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो इसमें मुडा के अंदर या लीन मेथोडोलॉजी के अंदर
उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्शंस हैं उनको हाईलाइट कर दिया है कि ये वो सेक्शंस हैं जिनके अंदर वेस्टेज होती है, वो टाइम की हो या रिसोर्सेज की हो। दूसरी टेक्निक या दूसरा एम जो लीन के अंदर है वो है मूरा। मूरा इज अबाउट एलिमिनेटिंग वेरिएंसेस इन द वर्क फ्लो प्रोसेस। अगर कहीं वेरिएंस हो रही है, कोई चीज को डिफरेंस आ रहा है, कोई चीज जो है वो डेविएट कर रही है किसी चीज से कि प्लान के साथ। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लान बनाया था कि ये काम जो है वो 2 दिन में कंप्लीट होगा, जबकि एग्जीक्यूशन में और उसमें 1 दिन का फर्क आ रहा है, वो 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये वेरिएंस है, 1 दिन की वेरिएंस आ रही है इसमें, या डिफरेंस आ रहा है या कंफ्लिक्ट आ रहा है। तो आपने ये जो वेरिएंस आ रही है इसको आपने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। एक ऑफिसर है जिसको गाड़ी मिली हुई है, तो वो फॉर एग्जांपल घर से उसका जो घर से ऑफिस है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, और गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर लीटर करती है। तो इसका मतलब है कि इजीली उसको जो है वो 1 लीटर के अंदर उसको एक साइड पे कंप्लीट कर हो जाना चाहिए उसका सफर। लेकिन अब अगर 1 लीटर की बजाय वो 1.5 या 2 लीटर कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो प्लान था कि उसको डेली के लिए आने जाने के लिए 2 लीटर चाहिए, जबकि वो 4 इस्तेमाल कर रहा है, तो 2 लीटर का जो वेरिएंस है ये मूरा के अंदर आपको टैकल करना पड़ेगा। तीसरा एम लीन मेथोडोलॉजी का वो है मूरी। मूरी इज अबाउट रिमूविंग ओवरलोड। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज जो हैं वो ओवरलोड हैं, उन पे काम का बर्डन, उनकी जो बसात है या उनकी जो एबिलिटी है उससे ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। ये आपके जो प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको ये सफर करेगा, उसको हैम्पर करेगा या उसको नीचे लेके आएगा। तो अगर आप फील करें कि कहीं पे ओवरलोडिंग है, कोई जो एम्प्लॉय है मिसाल के तौर पे एक वक्त में एक काम करने की अहलियत रखता है, आपने उसको 2 या 3 दिए हुए हैं, तो आप फौरन उसको मैनेज करें। आप उसको मिसाल के तौर पे दूसरी शिफ्ट पे ले जाएं, कोई वक्ती तौर पर बंदा हायर कर लें, वो आपने डिसाइड करना है बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि इसको कैसे टैकल करना है। पांचवा मेथड जो है ये टेक्निक वो वाटरफॉल मेथड है। ये आप खूबी से वाकिफ हैं, इस मेथड से आप पढ़ भी चुके होंगे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक ट्रेडिशनल रवायती एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस मॉडल है, जिसमें चीजें एक सीक्वेंस से चलती हैं। पहली फेज वो कंप्लीट होगी तो फिर दूसरी फेज होगी, वो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट फेज होगी, और करते करते एक प्रोजेक्ट जो है डिलीवर हो जाता है। वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं कि वाटरफॉल जो फॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक सीक्वेंस से गिरती जाती है, और एक दफा पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे स्टेज पे आ जाए, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता, वापस जाता नहीं है। तो ये उसी निस्बत से इसका नाम वाटरफॉल है कि आप एक स्टेज जो है उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, फिर वापस नहीं जाते उस पर। वाटरफॉल के अंदर जो एक चीज पे फोकस किया जाता है वो है डॉक्यूमेंटेशन, सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है उसकी, क्योंकि आपने प्रॉपरली एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है और दूसरे स्टेप से वापस नहीं आना, तो इसलिए आपको तमाम चीजें बाकायदा डॉक्यूमेंट करके आगे चलनी पड़ती हैं, ताकि कहीं पे कोई इशू हो तो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो, ताकि पता चल जाए कि पिछली स्टेज जो है या प्रीवियस जो फेज थी उसमें हमने क्या करना था, क्या किया और कैसे किया या किसने किया, वो तमाम डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद होगी, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो इजीली कंप्लीट होगी। वरना फिर आपको बार बार वापस आना पड़ेगा, और अगर वापस पिछली स्टेज पे आपको जाना पड़ेगा तो फिर ये वाटरफॉल मॉडल का जो उसूल है या जो उसकी जो रूह है वो उसको आप डिस्टर्ब करेंगे। सिक्स्थ जो टेक्निक है वो है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा जो है वो मोटोरोला कंपनी यूज कर रही है, या उसने 1986 के अंदर इसको अडॉप्ट करना शुरू किया या डिफाइन किया, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। इस 6 सिग्मा का जो थीम है या बुनियादी इसका मकसद है कि आप अपने इदारे के अंदर, अपने प्रोसेस के अंदर, अपनी एक्टिविटी के अंदर जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना है, अगर खत्म नहीं होते तो कम से कम उनको मुमकिन हद तक कम तो किया जा सकता है, बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड देन रिमूविंग इट फ्रॉम द प्रोसेस। अगर एरर आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की वजह से हैं, किसी प्लान की वजह से हैं, अगर किसी भी वजह से हैं तो आप उसको रिमूव करें, उसको ठीक करें उस मामले को।
DMAC methodology is used for improving business processes। जैसे प्रीवियस में हमने देखा कि 3M टेक्निक यूज होती थी, इसमें DMAC मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। DMAC के अंदर क्या है? पहले D, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड द प्रोजेक्ट गोल्स। सबसे पहले आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से, कंप्रीहेंसिव तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करें। जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से ब्रीफ नहीं करेंगे, उसका सही सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मेजर इन डिटेल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट प्रोसेस। जो करंटली काम हो रहा है उसको डिफरेंट तरीकों से चेक करना या एनालाइज करना कि मसला जो है वो कहाँ पे है, वो उन चीज़ों को एनालाइज करना, एनालाइज डेटा टू फाइंड द रूट डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, उसको तमाम एंगल से देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना और फिर ये देखना कि ये मसला कहाँ पे है। एक डिपार्टमेंट है, आपको उस डिपार्टमेंट का आइडिया ही नहीं है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या क्या टास्क हैं, तो फिर और कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहले आप उन तमाम चीज़ों को मेजर करेंगे, उन तमाम एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या अदारा या डिपार्टमेंट कैसे चलता है, फिर देखेंगे कि अब ये मसला कहाँ पे हो सकता है या किसकी वजह से हो सकता है। इम्प्रूव द प्रोसेस। चौथा इसका जो आई है DMAC का, उससे है इम्प्रूव द प्रोसेस, कि जब आप प्रॉब्लम समझ लें, उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर उसको इम्प्रूव करना है या इम्प्रूव करने का प्रोसेस इनिशिएट करना है कि अब इस मसले को हैंडल कैसे किया जाए और इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। उसके लिए जो भी टेक्निक आप फॉलो करें, मिसाल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉई ने कोई मिस्टेक की है तो एम्प्लॉई को आप पनिश करेंगे, उसको सजा देंगे, नौकरी से निकालेंगे, या मिसाल के तौर पे उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसको समझाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। लास्ट DMAC का C फॉर कंट्रोल हाउ द प्रोसेस इज डन इन द फ्यूचर। अब एक दफा आपको प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ा, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया और उसको करेक्ट कर लिया। अब ये जो आपने पूरी एक्सरसाइज की है ये आप बार बार नहीं करेंगे। इसके लिए आप इस प्रोसेस को समझ लिया आपने एक दफा, तो फिर फ्यूचर में आप इन टेक्निक से फायदा उठाएंगे, क्योंकि बार बार अगर आप वही काम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। एक प्रॉब्लम का आपको आइडिया हो गया कि ये काम किस वजह से होता है, मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम जो है वो चलते रहता है, अचानक रिस्टार्ट हो जाता है, तो आप एक दफा प्रॉब्लम को देखेंगे, यार रिस्टार्ट क्यों हो रहा है, क्या विंडो करप्ट हो गई है, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली वो फ्लक्चुएट कर रही है, किस वजह से हो रहा है, और आप उसको मॉनिटर करके, चेक करके, एनालाइज करके उसका सोल्यूशन देखते हैं कि हाँ यार लगता है विंडो करप्ट हो गई है। तो विंडो करप्ट हो गई है तो आप डेफिनेटली उस विंडो को फिर सही करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, या जो भी उसका पैच आपने करना है वो करेंगे, ताकि ये मसला बार बार ना आए। और नेक्स्ट टाइम अगर ये प्रॉब्लम फिर आए तो फिर आपने, क्योंकि पहले से उस पर वर्क किया हुआ होगा कि यार ये 2 रीजंस थी जिनकी वजह से ये रिस्टार्ट हो रहा था, या बिजली का इशू होगा या विंडो की करप्शन का इशू होगा, तो खामखा फिर आप नेक्स्ट टाइम नहीं जाया करेंगे, इन 2 एरियाज पर फोकस करेंगे। 7th है जी PM BOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ये PMI एक इंस्टीट्यूट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अमेरिका के अंदर, जो कि डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स जनरेट करता है जी, बिल्कुल जैसे ISO करता है या IEEE करता है कि वो गाइडलाइंस या स्टैंडर्डाइज करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को। इसी तरीके से PMI जो है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे टास्क और मेथोडोलॉजीज और गाइडलाइंस इनिशिएट करता रहता है, ताकि उनको फॉलो करते हुए जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इदारे के आउटपुट को बेहतर बनाएं। ये कैसे काम करता है जी? सबसे पहले इनिशिएटिंग, डिफाइनिंग द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट और न्यू फेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। उसको इनिशिएट करने का काम फॉर्मली, उसको मिसाल के तौर पे जैसे डिसाइड करना कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, उसके बकायदा जैसे एक फॉर्मल जो है मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड होता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमने फलां प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, उसमें अचीव क्या करना है। यह है इनिशिएटिंग। उसके बाद प्लानिंग में कि पहले तो हमने डिसाइड किया कि हमने करना क्या है, और प्लानिंग में हम देखेंगे कि कैसे करना है उसको। फॉर एग्जांपल कितने टाइम कितना चाहिए उसके लिए, बजट कितना चाहिए, एम्प्लॉयज कितने चाहिए, रिसोर्सेज बाकी कितने चाहिए,
और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या मिसाल के तौर पे हम देखेंगे इसका स्पॉन्सर कौन होगा, पैसा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा, या इसकी आउटपुट जो है वो हमने किसको देनी है, वो किसके लिए हम जवाबदेह हैं, ये तमाम चीज़ें प्लानिंग के अंदर आएंगी। एग्जीक्यूटिंग तीसरी स्टेज इस प्रोसेस की, इस मेथोडोलॉजी की, जिसमें आप उस तमाम प्लानिंग के मुताबिक जो आपने पिछली स्टेज पे की है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या बनाना शुरू करते हैं किसी प्रोडक्ट को। ये चीज़ एग्जीक्यूशन कहलाती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ये फोर्थ फेज है, जिसमें जब काम शुरू हो जाए, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए या सर्विस बनना शुरू हो जाए, तो आप साथ साथ प्लान के मुताबिक उसको मॉनिटर या कंट्रोल करते हैं ताकि वेरिएंस या डिफरेंस जो है वो सामने आ जाए। लास्ट वन क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब फॉर्मल क्लोजिंग। फॉर्मल का मतलब बाकायदा आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब उसको मीटिंग जो है तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉल करें, उसमें बाकायदा अनाउंस करें कि जनाब ये टास्क हमने इतने महीने पहले शुरू किया था, आज ये कंप्लीट हो गया, इसकी आउटपुट आ गई है, लिहाजा आज के बाद ये प्रोसेस जो है ये फॉर्मली क्लोज हो रहा है। यह था ये प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग और ट्रैकिंग का प्रोसेस जो भी हमने देखा, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स देखी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है शॉर्ट सा, वो है प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड प्रोग्राम रिव्यूज। प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को रिव्यू करना, देखना कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पे है कि नहीं है। इट इज कॉमन फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू सीक assurance that a project is on track and will deliver the benefits defined in the business case। इसमें आप देखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पे है। ट्रैक पे है का मतलब ये है कि जो प्लान आपने बनाया था उस प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हो रहा है, और यही नहीं, ये देखना है कि क्या इस प्लान पे चलते हुए जो हमने डिलीवर करना था क्लाइंट को जो प्रोडक्ट या सर्विस, वो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, जो बिजनेस केस या जो बिजनेस प्लान आपने बनाया था उसके अंदर रहते हुए। दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इफ अ प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट फेल। ये काम आप तब करते हैं जब आप फील करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फेलियर के चांसेस नहीं है, डिले के चांसेस नहीं है। If you have an important project to an organization, you would want to take the appropriate steps to ensure that the project is delivered. Therefore, engaging a third party with the skills and neutrality is a very good way to identify potential or actual problems so they can be addressed early. एक तरीका तो ये है कि आप खुद से मॉनिटर करें, रिव्यू करें अपने प्रोजेक्ट को कि आपका प्रोजेक्ट सही चल रहा कि नहीं चल रहा। लेकिन आमतौर पे होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप किसी टीम मेंबर को भेजें कि फलां जो बंदा काम कर रहा है उसको जरा देख के वो कैसा कर रहा है, तो एल पॉसिबल है कि वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, कलीग्स हैं, तो जो आपका भेजा हुआ बंदा है वो थोड़ा सा उसका ख्याल कर ले या आपको सही रिपोर्ट ना दे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ता है। थर्ड पार्टी कोई भी एक्सपर्ट या कोई कंपनी जिसको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो प्रोसेस है उसको ज़रा आके मॉनिटर करें, रिव्यू करें, ताकि हमें सही पिक्चर पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ट्रैक पे है कि नहीं है। और डेफिनेटली ये काम आसान नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर एक्सपर्ट कंपनी या बंदा ढूंढना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है, और जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए मॉनिटर रिव्यू करने के लिए वो भी उसको देने पड़ते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आपको करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो है वो उसको अपॉइंट करें, जो जिसका काम ही स्पेसिफिकली चीज़ों को रिव्यू करना होता है। रिव्यू को या किसी भी प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के रिव्यू होता है। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले स्कोप ऑब्जेक्टिव का रिव्यू। सबसे पहले जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, उसका ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। आप मुझे कोई टास्क दे दे कि फलां जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, वहां जाकर जरा देखें काम कैसे हो रहा है। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि इस फैक्ट्री के अंदर होता क्या है, तो डेफिनेटली मैं एक पुअर रिव्यू करके आऊंगा। तो इसका मतलब पहले मैं ये चेक करता हूं कि ये फैक्ट्री करती क्या है, कौन से एम्प्लॉइज हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस बंदे का क्या टास्क है, वो सारी कहानी मुझे पहले से पता होगी तो मैं एक अच्छा रिव्यू कंडक्ट कर पाऊंगा। ये चीजें हैं प्रेपरेशन की, कि प्रेपरेशन में आप तमाम चीजें पहले से हैंडल करके जाते हैं, उसको प्लान करके जाते हैं या उसको शेड्यूल करके जाते हैं। मिसाल के तौर पे
मैंने जाकर किसी एम्प्लॉय से मिलना है, उसका इंटरव्यू करना है, ताकि मुझे पता चल जाए वो एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, या प्रोजेक्ट मैनेजर कैसा काम कर रहा है। मैं बगैर पूछे बताए चला जाऊँ वहाँ पे और जाके पता चले वो बंदा तो छुट्टी पे है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी प्लानिंग जो है वो पुअर है। मुझे पहले उसके साथ शेड्यूल तय करके जाना चाहिए कि जनाब कल मैं इतने बजे आऊँगा, क्या आप अवेलेबल हैं? अगर होगा तो डेफिनेटली फिर मुझे जाना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई अल्टरनेट मैं उसका देखूँ, ताकि कल का दिन मेरा ज़ाया ना हो। अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो कोई और अगर मैंने काम करना है तो उसको मैं शेड्यूल कर लूँ, ताकि ये ना हो कि वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो मैं सारा दिन घर बैठा रहूँ या अपने ऑफिस में बैठा रहूँ। प्रेपरेशन के बाद स्पॉन्सर इंटरव्यू। सबसे पहला काम जो है, जो फंडिंग एजेंसी है उसका इंटरव्यू सबसे पहले जरूरी है, जो बजट दे रहा है। अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी गवर्नमेंट अदारे का जाके रिव्यू करना है उसके काम का, या ऑडिट करना है, तो आमतौर पे होता है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो फंडिंग पे चल रहे होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की या यूनिसेफ की या यूनेस्को उनको फंडिंग करता है, वहां से पैसा आता है और वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस सूरत में जो स्पॉन्सर है वो अदारा खुद नहीं है, तीसरी पार्टी है। तो जो भी पार्टी उसको एग्जीक्यूट होने में हेल्प आउट कर रही है बजट के हिसाब से, उसका इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरव्यू। इसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा, जो हैंडल कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर हम कहते हैं, ये टर्म बार बार यूज कर चुके हैं, उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इंटरव्यू है वो जरूरी है, ताकि पता चल सके कि ये जो टीम है, ये जो टास्क है, ये क्या है, इसको कितने लोग एग्जीक्यूट करें। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपको एक क्विक ओवरव्यू दे सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का जो इसको वो रन कर रहा है। कि मिसाल के तौर पे मेरा प्रोजेक्ट जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव है, वो इतने टाइम में हमने कंप्लीट करना है, मुझे इतना बजट मिला हुआ है, इतने एम्प्लॉयज मिले हुए हैं, ये रिसोर्सेज हैं मेरे पास, तो इनके साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ। इस तरह आपके पास शुरू में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने 1 साल तक काम करना है, उनको फॉर एग्जाम्पल इतने लाख का बजट मिला हुआ है, तो आप फिर उस हिसाब से चीज़ों को इंटरव्यू करेंगे या रिव्यू करेंगे। इसके बाद स्टेक होल्डर इंटरव्यूज। स्टेक होल्डर्स वो तमाम मुतल्लिकीन फ्रीक हैं किसी भी काम के जो उसके साथ जुड़े हुए हैं या उसके साथ अटैच हैं। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेक होल्डर जो है वो तमाम लोग होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी टास्क, किसी प्रोसेस, प्रोजेक्ट के साथ अटैच होते हैं या उसका हिस्सा होते हैं, या उनका किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है उसके साथ। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरव्यू किया जाएगा, उनको रिव्यू उनके काम को किया जाएगा, तो फिर ट्रू पिक्चर जो है वो सामने आएगी। एनालिसिस का मतलब कि जब आपने इंटरव्यूज कर लिए, डेटा इकट्ठा कर लिया, इंफॉर्मेशन ले ली, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को एनालाइज करना, वो आप अपने तौर पे कर लें, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर लें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे SPSS है और इस तरह की बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू एनालिसिस होता है, जो कि आपको बड़े कम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं वो फॉरन करके दे देते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि जो आप रिव्यू कर रहे हैं उस रिव्यू की आपने बाद में रिपोर्ट भी तो मुरतब करके अपने जिसने आपको वो टास्क दिया है उसको देना है। ड्राफ्ट कंक्लूजन। ये ड्राफ्ट कंक्लूजन बेसिकली रिपोर्ट है जिसमें आप जितने भी फाइंडिंग्स हैं, जो आपने सीखा, जो आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, वह तमाम का तमाम आप इस ड्राफ्ट कंक्लूजन फेज में रिपोर्ट करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि हार्ड फॉर्मेट में हो सकती है, सॉफ्ट में हो सकती है। जो कि फॉर एग्जांपल मुझे ये टास्क जो है मिसाल के तौर पे चेयरमैन साहब ने असाइन किया था, तो मैं ये रिपोर्ट, ये काम कंप्लीट करने के बाद ये रिपोर्ट चेयरमैन साहब को पेश करूंगा कि जनाब आपने जो मुझे टास्क दिया था ये उसकी रिपोर्ट है। पब्लिश फाइनल रिव्यू। पब्लिश फाइनल रिव्यू का मतलब कि जो रिपोर्ट, जो टास्क मुझे दिया गया था वो मैंने किस फॉर्मेट में पब्लिश करना है या सबमिट कराना है। क्या मैं ईमेल करूंगा, फैक्स करूंगा, रिपोर्ट पब्लिश करके प्रिंट करके हार्ड कॉपी की सूरत में बाइंड करा के इसको दूंगा, या कोई प्रेजेंटेशन दूंगा। ये जो है ये चेयरमैन साहब से जो है वो ऑलरेडी पहले ही मुझे बताएंगे कि आपने कैसे ये काम करना। ये चीज़ जो है ये शुरू में तय हो जाती है कि इस टास्क की जो रिपोर्ट है या इसकी आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में जनरेट होनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो प्रोजेक्ट को ट्रैक और कंट्रोल करने का मैकेनिज्म, और उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स या मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट रिव्यू और प्रोग्राम रिव्यू करने का प्रोसेस है उसको हमने देखा कि एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, उसको देखना है कि वो कैसा चल रहा है। तो पहले तो हमने देखा टेक्निक्स कि किन किन मेथड या टेक्निक्स के तहत आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेक्निक
पकड़ ली है कि इस टेक्निक के थ्रू मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट या ट्रैक करना है या मॉनिटर करना है, तो फिर आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस दूसरे फेज में, ये दूसरा जो आप पार्ट था हमारी स्लाइड का, उसमें हमने बेसिकली स्टेप्स देखे हैं कि उन स्टेप्स से गुजर के आप काम करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप डिसाइड करते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल फॉलो करूंगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं स्पाइरल मॉडल फॉलो करूंगा। ठीक है, स्पाइरल मॉडल डिसाइड हो गया, यानी कि पहले वाली मेथोडोलॉजी आपने सिलेक्ट कर ली। फिर आप देखेंगे कि स्पाइरल मॉडल जो है उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, वो किन स्टेप से गुजर के इंप्लीमेंट होता है। तो जो दूसरा हिस्सा हमारा है वो स्टेप्स है बेसिकली, कि किसी भी मेथोडोलॉजी को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो आप ये स्टेप से गुजर के उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 टॉपिक्स देख लिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो हम जो टाइम स्लॉट टाइम टेबल के मुताबिक है उसमें इसको रिव्यू कर लेंगे। कोई क्वेरी है तो आप भेजें मुझे, हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।